दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और कोलास हलचल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चूँकि आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक विषय को लेकर के काफ़ी चर्चा है और वो विषय है देहरदा तिराहे से लेके ईसागढ़ तक जो अपना जिला लगता है, शिवपुरी जिला, वहाँ की सीमा तक जो इसका डामरीकरण होना है उसको लेकर के श्रेय लेने की होड़ चली आ रही है कि कोई कहता है कि फलां नेता ने इसको स्वीकृत कराया है और कोई नेता दावा कर रहा है कि इसने फलाने नेता ने इसको स्वीकृत कराया है। ये तो हुई वो सोशल मीडिया पे चर्चा की बात, मगर वहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं जिस रोड के वो उनको वहाँ तक सामना करना पड़ता है जब वो अपने ज़िले पे आते हैं, अपनी विधानसभा मुख्यालय पे आते हैं, अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुँचते हैं तो वो किस तरह से उस रोड पे गड्ढे जो थे उसका सामना कर रहे थे। ऐसे ही विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रामगढ़ से आशीष सिंह यादव, उनसे बात करेंगे। वो उनका लगातार आना जाना इस रोड पे लगा रहता है। तो सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे हलचल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से जय श्री राम। अच्छा, आप बताइए सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति ये है कि अभी मतलब इतने गड्ढे हो चुके हैं इसमें कि यदि कोई रात में मोटरसाइकिल से जा रहा है और यदि गड्ढे में गलती से भी चला गया है तो उसका गिरना निश्चित है। और इतने में ही कोई अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, चूँकि मेरे देखने में आया है कम से कम 8 से 10 दिन में अभी 2-3 घटनाएं घटित हो चुकी हैं इसी रोड पे। तो स्थिति बहुत गंभीर है और मतलब जिस व्यक्ति को जाना होता है कहीं और वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल पहुंच जाता है। और पता नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई इस रोड पे इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि प्राय कितने दिनों से लगातार ये तो स्थिति लगभग 1 साल हो चुकी है इसको, जो मान के चलिए। अभी 2 से 3 महीने में ज़्यादा स्थिति गंभीर हो चुकी है इसकी गड्ढों की। अच्छा, मतलब और बड़े हो गए हैं और प्राय देखने में आया है कि यहाँ पर दुर्घटना शादियों के टाइम पे जब लोगों का जाना मोटरसाइकिल से ज़्यादा होता है कार्यक्रमों में या त्यौहार का मान लीजिए या होली के टाइम पे, घटनाओं में थोड़ी बढ़ोतरी आती है क्योंकि मोटरसाइकिल से जाते हैं। और कई लोग बाग ऐसे भी देखे गए हैं जो दारू पी के गाड़ी वाहन चला रहे हैं, तो घटनाओं का अंदाजा उन्हें क्या होगा जब उनके सवार पे दारू का भूत अलग है। तो ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं कि नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। महिलाएं, कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं जो कि असमय मृत्यु का शिकार हुए हैं। तो बहुत गंभीर विषय है ये, बहुत गंभीर मामला था जी भाई। तो देखा आपने, ये रामगढ़ के निवासी थे और उनका कहना है कि पिछले 1 साल से सड़कों की हालत इस तरह से हो गई थी कि अगर कोई राहगीर अपने घर के लिए निकले कहीं से तो हमेशा एक टेंशन लगी रहती थी कि वो घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। स्वाभाविक बात है, वजह थी बहुत बड़े गड्ढे थे और बाहरी वाहनों का निकलना था और वाहनों से चपेट में कभी भी कोई भी आ सकता है गड्ढे बचाने की फिराक में। अब चूँकि यहाँ पर गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है तो हम भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जो भी उसी क्षेत्र से आते हैं उनसे पूछेंगे कि आखिर इस मामले पे वो क्या कर रहे थे। उन्होंने अपनी आवाज़ को, क्षेत्र की जनता की समस्याओं को अपने नेतृत्व तक क्यों नहीं पहुंचाया। क्या शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम शैतान सिंह जाटव है। मैं अनुसूचित जाति मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ। आप बताइए, अभी जो बता रहे थे आशीष जी बता रहे थे कि रोडों में गड्ढों की हालत बहुत ख़राब थी, एक्सीडेंट भी लगातार हो रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं। तो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उसमें हालत थी ख़राब, और जो अभी हमारी सरकार है इसमें हमने बहुत कई सड़कें योजनाएं बनाई हैं। और हमारे भाई साहब वीरेंद्र रघुवंशी आदरणीय वो जो हमारी रोड का पूरा संचालन कर रहे हैं, और हमारे कुछ ऐसे सभी पदाधिकारी हैं वो भी बेचारे कर रहे हैं सब लोग। आप समय समय पे बता रहे थे प्रशासन तो बिल्कुल नेतृत्व को बता रहे थे कि ये हालत खराब होती जा रही है। बिल्कुल और क्या, पुल भी टूट गया था। हाँ बिल्कुल, प्रशासन को बताया गया इस बारे में। और का, और मेरे कुछ क्षेत्रवासी सोच रहे हैं कि हम श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे भाई साहब वीरेंद्र रघुवंशी जी ने इस कार्य को संपन्न किया है और वो लगातार हमारी जनसेवा में लगे हुए। ये तो थे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। अब एक और हमारे साथ यहाँ पर सज्जन मौजूद हैं जो भी इसी रूट पर से हैं और शिवपुरी उनका आना जाना लगा रहता है। आज रोड की दुर्दशा के बारे में बताइए, इस तरह की हालत है, कितनी परेशानियों का सामना करना? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, बहुत गड्ढे रहते थे। लेकिन मैं तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद मीडिया का दूंगा कि वो लोग समय समय पर इन चीज़ों को उठाते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पात्रता उनको, मीडिया वालों को ही है कि जे समस्याओं का निराकरण वो करवाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, बुलंद होती है। अब इतने गड्ढे, इतनी परेशानी, बरसात में तो बहुत ज़्यादा 20-25 किलोमीटर का बदरवास होते हुए चक्कर लगाते थे, वहाँ से आना जाना पड़ता था। लेकिन अब ये है कि जो अब
उसका निर्माण दोबारा से हो रहा है, ठेकेदार कर रहे हैं, डामरीकरण शुरू है। आज उसी मतलब उस पर में जुड़े थे, यहाँ पर लोग विधायक जी आए थे। नहीं तो ये अगर गड्ढे हैं उसके बाद भी टोल दिया जा रहा है। हाँ। तो ये तो अगर मान लीजिए कोई 4 व्हीलर है तो वो टोल क्यों दे? जब सड़कों में गड्ढे हैं तो क्यों दे वो? सही बात है। अगर जैसे वो तो 4 व्हीलर वाले जो आते हैं, मतलब टोल वाले नहीं मानते। उन्हें कहते हैं भाई, हमने उन टोल वालों से बात भी कई बार निकले, 4 व्हीलर से भी निकले हैं। उन्हें कहते हैं भाई ये पुल टूटा हुआ है, केवल उस टाइम पे बंद किया था, बाकी गड्ढे मड्ढे आप रोड का कुछ करवाइए। बोले हम क्या करें, कहते हैं हमने पहुंचा दिए, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं हुई। समय पर कोई बात होगी तो देखेंगे। मतलब खतरों के बीच में झूलते रहे पूरे राहगीर, और प्रशासन की कानों में जू नहीं रहेंगे। नहीं, बिल्कुल। और टोल वाले अपनी मस्ती में टोल वाले पर वो तो लेते ही हैं और ले ही रहे हैं, उनकी तो चल ही रही है। उनकी तो कमाई चल रही है। जनता की किसी नहीं, गंजाई कोई मतलब नहीं। तो देखा दोस्तों, ये राहगीर थे, उसी इस सड़क के आसपास के रहने वाले, और एक साथी और थे हमारे, उनसे भी हमने आपको रूबरू करवाया कि सड़कों में जो गड्ढों की हालत थी उसको लेकर के कितनी ज़्यादा टेंशन थी। 4 व्हीलर्स जो निकल रही थी टोल बाकायदा दे रही थी, मगर गड्ढों का टोल दे रही थी, ये बहुत बड़ी बात है। हम प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले में बात करेंगे कि आखिर यहाँ वो कहाँ कमी रह रही थी टेक्निकल, कि वो इतनी देरी इसको कराने में वो देरी लगाते रहे, और फिर ये टोल वसूली का जो पैसा था वो आखिर किसकी जेब में जाता रहा। फिलहाल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताइए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पे लोगों का 3-4 दिन से देखने में आ रहा है सोशल मीडिया पे, पिछले लंबे समय से विधायक जी को दोषी ठहरा रहे थे कि ये रोड में गड्ढे हैं। तो मैं उन लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछली 1 साल से रोड की स्थिति जो अभी गंभीर इतनी नहीं हुई है, इसका कारण एक है कि समय समय पर गड्ढों को विधायक जी भरवाते रहे हैं रोड के, नहीं तो अभी ये स्थिति हो जाती कि यहाँ पे वाहन चलाना दूभर हो जाता। और जिन लोगों को भाई, उन लोगों को 1 साल से परेशानी थी कि विधायक जी नहीं करा रहे हैं, अब वो लोग कहने लगे कि बोले हमने काम कराया। जब 1 साल पहले से आप कह रहे थे विधायक जी के कारण इस रोड की दुर्दशा है, और विधायक जी 2020 से लगातार लगे हुए हैं इसके लिए। इसका आपको मैं प्रमाण दे दूं, 27/6/2021 को विधायक जी ने लेटर लिखा। इसके बाद में 4/3/2021 को लेटर लिखा मध्य प्रदेश प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क निर्माण के लिए, और 1/1/2021 को लगातार 3-3, 4-4 पत्र लिखे हैं, लगातार जारी है। ऐसा ही नहीं पत्रचार हो, इसके लिए वो डायरेक्ट मध्य प्रदेश सरकार में जो इसमें MPRDC का जो उच्च अधिकारी हैं उनसे समय समय पर मिलते रहे हैं, और उनकी बात का ही कारण है कि यहाँ पे जो गड्ढे हैं वो टाइम भरते रहे। तो आज इतनी स्थिति है कि फिर भी एक बार इतनी दुर्घटनाएं घटित होने से एक बार के बच रहे हैं। और आज देख रहे हो आप, मैं यहाँ से रामगढ़ से आ रहा था तो अभी 25 तारीख का 4 बजे का टाइम दिया था विधायक जी ने कि 4 बजे काम चालू हो जाएगा। तो भाई साहब, मैं आप सबको बता दूं, मेरे यहाँ मैंने इसका वीडियो ही बनाया, 4 बजे से काम चालू भी हो गया उस टाइम पर रोड का। ये देखिए, मैं आप लोगों को इसके माध्यम से बताना देना चाहता हूँ, ये रोड भी चलो अपन ले लेंगे, पूरा कार्य चालू हो गया। तो मैं विधायक जी को बहुत बहुत आभार दूंगा तो इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें मामले में देरी को लेकर के, और ये काम कब तक पूर्ण हो जाएगा और कितनी लागत इसकी आएगी। इसमें हम यहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं MPRDC, उनसे बात करेंगे, और साथ में बात कराएंगे आपकी क्षेत्रीय विधायक जी से कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी इस रोड को सफल जो गड्ढों से मुक्त कराने। तो दोस्तों, हमने आपको सड़कों के गड्ढे दिखाए और गड्ढों पे चलने वाले वाहन भी दिखाए। उसके पीछे की वजह क्या थी, आखिर उसके बाद भी टोल पर कैसे टैक्स लिया जा रहा था, और आखिर इतनी देरी क्यों हो गई इसको पुनः निर्माण करने में। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं MPRDC के डिविजनल मैनेजर, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, क्या शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम राजीव श्रीवास्तव, मैं डिविजनल मैनेजर हूँ MPRDC में। सर, ये आज आप डामरीकरण का काम शुरू हो रहा है, तो क्या कितनी की लागत है, कब तक पूर्ण हो जाएगा ये 8,89,00,000 की इसकी लागत है। इस रोड के गड्ढे भी सुधरेंगे और रोड का पूरा रिन्यूअल भी होगा। अच्छा, मतलब जहाँ पर अगर वो डैमेज हो गया है तो उसको दोबारा से किया जाएगा। हाँ, जी, बिल्कुल। हाँ, नहीं, ऐसे अक्सर कहीं देखने में आता है, आप तो निरीक्षण पे जाते रहते होंगे, उसकी टेम्परिंग कर दी जाती है, तो उस तरह से तो नहीं होगा ना? नहीं, ना पूरा ओवरले होगा, पूरा ओवरले होगा। तो इसकी कोई समय सीमा भी रखी है कि इतने समय में? 6 माह के अंदर होगा काम। 6 माह में कंप्लीट हो जाएगा। 6 माह में। तो उसमें तो बीच में बारिश आ सकती है? बारिश आएगी, कोशिश करेंगे कि बारिश से पहले मैक्सिमम काम ख़त्म कर लें, लेकिन समय सीमा 6 महीने ही निर्धारित। जहाँ पे ज़्यादा गड्ढे हैं उनको प्राथमिकता में लेंगे? पहले प्राथमिकता नहीं, ओवरले ही शुरू करेंगे। पहले गड्ढे भरेंगे,
गड्ढों की पैच रिपेयर डामर से करेंगे, रोलर चलाएंगे, उसके बाद फिर पूरी रोड की पूरी चौड़ाई में और लंबाई में ओवरले करेंगे पूरे। ये यहाँ पे जनता की लगातार सोशल मीडिया पे आवाज़ उठती रही है कि जब गड्ढे हैं सड़कों पे तो फिर टोल क्यों लिया जाता है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताएं टोल किस बात के लिए मैं ये बताता हूँ। क्या है, ये टोल रोड है, इसमें जो कंसेशनायर हैं उनको रोड को मेंटेन भी करना है और टोल भी लेना है ना, ये गवर्नमेंट के नियम है। लेकिन उन्होंने इन शर्तों का पालन नहीं किया, तो सरकार ने उनकी रिस्क एंड कॉस्ट पे ये पैसे जो भी हैं उनको काम करना था, उन्होंने नहीं किया, तो उनकी रिस्क एंड कॉस्ट पे अब दूसरी एजेंसी से काम करा रहे हैं। इसके पैसे की वसूली उनसे की जाएगी। की अच्छा, ऐसा है। ये है, मतलब सरकार चाहती थी कि जल्द से जल्द हो, ये उसमें ढलाई कर रहे थे। हाँ, उनको ही इस चीज़ का दायित्व था उनका, पूरी रोड को मेंटेन करने का। नहीं की उन्होंने, तो बरसात 3-3, 4-4 बरसात में सड़क ज़्यादा खराब हुई। तो अब उनकी मांग ज़्यादा थी। हाँ, जनता की मांग तो रहती ही है भाई, अब तो फैसिलिटी तो उन्हीं के लिए है, जनता की। ये कब स्वीकृत हुआ पैसा, थोड़ा बताएंगे कि ये फरवरी में हुआ, 21 फरवरी को। अच्छा, स्वीकृत हुआ है, उसके बाद अब जाके ये हाँ, टेंडर वगैरह हुआ। हाँ, तुलसी नारायण गर्ग कॉन्ट्रैक्टर हैं श्योपुर के, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अब वो कल से शुरू कर रहे हैं काम। आज मशीनरी वगैरह उनकी आ रही है। ठीक है सर, ओके सर। तो ये थे हमारे डिविजनल मैनेजर राजीव श्रीवास्तव जी। वो बता रहे थे साफ तौर से कि जो यहाँ पे जो टोल कंपनी है वो अपने जो मेंटेनेंस का काम है उसको उतनी समय सीमा में नहीं कर पाई जितनी में गवर्नमेंट ने उनको शर्तें लागू करके दी थी। इसकी वजह से वो काम अब दूसरे टेंडर जो करता है उसको दिया जा रहा है, और उसके माध्यम से जो गड्ढों की भरपाई है, सड़कों का जो मेंटेनेंस है और पूरी ओवरहॉलिंग का काम भी अब इन्हीं की देखरेख में होगा। ठीक है, धन्यवाद। हमने आपको दिखाए देहरा तिराहे से ईसागढ़ रोड के सड़क के गड्ढे, और उन गड्ढों में स्कूलों लेते हुई मोटरसाइकिलें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 व्हीलर वो किस तरह से वहाँ से जा रही थी और मिस्त्रियों की दुकानों को सजा रही थी, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ के जो राहगीर थे, यहाँ के जो आसपास के निवासी थे, उनकी चर्चा भी हमने आपको दिखाई कि वो किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे थे। और अब हम पहुंच गए हैं क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी के पास, जो एक कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हमको मिले हैं। और मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, इस पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC अंतर्गत निर्मित देहरा ईसागढ़ सड़क मार्ग लंबाई लिखा हुआ है 31.930 km, 32 किलोमीटर। हाँ, 32 किलोमीटर के आसपास है। और शुभारंभ का अवसर है, और अवसर है 8 करोड़ के आसपास की लागत से इसकी डामरीकरण का। भाई साहब, अभी हमने ग्रामीणों से बात की, यहाँ के आसपास के लोगों से, वो काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे। गड्ढों की जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा था, एक्सीडेंट की घटनाएं भी हो रही थी। फिर आखिर इतनी देरी कैसे होगा इसमें? मुकेश जी, इस रोड के विषय में और पचावली पर जो पुल अधूरा था, निर्माण नहीं हो पा रहा था, दोनों विषय BOT योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ठेकेदार हैं गंगोत्री कंस्ट्रक्शन, त्रिपाठी जी, उनके माध्यम से ये बनाई गई, संचालित भी हो रही है। जैसी हालत में आप बता रहे हैं वैसी हालत में लगातार 2 साल से मेरा प्रयास रहा कि वो ठीक से समय पर काम करें, इसका रिपेयरिंग करें, पुल का निर्माण पूरा करें, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मजबूरन मध्य प्रदेश शासन से वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करके पिछले 1 वर्ष पहले उस पुल के निर्माण की स्वीकृति मैंने कराई, जो पूर्ण हो गया बारिश के पहले। वही हालात देहरा ईसागढ़ रीडम्बरिंग का है। BOT में आज भी टोल संचालित है। ठेकेदार को ख्याल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रदेश और देश के लचीले कानूनों में, गुंजाइशों में बसे हुए इस तरह के BOT कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो अनियमितताएँ की गई, उसका खामियाजा मुझे, आपको और मेरे क्षेत्र की जनता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। BOT की योजना के अंतर्गत ये काम ना होकर के विभाग से मैंने संपर्क किया, और वहाँ से सीधा विभाग द्वारा टेंडर करके इस रोड का 8 करोड़ 49 लाख में रीडम्बरिंग का आज शुभारंभ हो रहा है। अभी आपने BOT की बात की, तो क्या इनकी NUT भी राशि जब्त की गई थी? इनकी राशि घटा दी गई? पुल के निर्माण के समय 5 करोड़ रुपए इनकी सिक्योरिटी मनी में से गंगोत्री कंस्ट्रक्शन लखनऊ उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी मनी से
माननीय श्रीमन शुक्ला जी जो हमारे एमडी वर्तमान थे तत्कालीन, उनके द्वारा जब्त की गई और उस जब्ती की राशि से ये टेंडर किया गया, फिर पुल बना। मुझे लगता है कि शायद रीडम्बरिंग में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, उतनी डिटेल में मैं गया नहीं। मैं तो एक जिद पर रहा कि मुझे रीडम्बरिंग चाहिए, किस योजना में करेंगे आप करिए। और वर्तमान में जो आज एमडी हैं उनने इसकी स्वीकृति दी और आज कार्य प्रारंभ हो रहा है। जनता की मांग भी बहुत ज़्यादा थी इसको लेकर के, वाहनों में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी, मगर पिछले 2-4 दिन से यहाँ पर सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा है, श्रेय लेने की एक होड़ लगी हुई है, उस पर थोड़ा क्या है कुछ कहना चाहेंगे आप? मुकेश जी, कंट्रोवर्सी में मैं बिल्कुल फंसता नहीं हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि क्षेत्र में विकास हो, क्षेत्र में सुशासन रहे और हम स्वयं भी अपने आचरण को देख के चलें कि हमसे कोई ऐसा आचरण ना हो कि जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है वो एक भी मतदाता घर में बैठकर भी ये ना कह पाए कि हमने विधायक ठीक नहीं चुना। तो मेरी कोशिश लगातार रहती है कि क्षेत्र की हर समस्या का निदान हो, समय पर हो और विकास होता रहे। सुशासन के साथ मध्य प्रदेश सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में प्रदेश दिन प्रतिदिन प्रगति करे, उसमें हमारा कोलारस अग्रणीय रहे, ये मेरी कोशिश रहती है। जब मेरा आखिरी सवाल है, आप हर महीने कोई ना कोई एक नया काम लेके आते हैं, हर नए काम की शुभारंभ होता है, अगला लक्ष्य क्या है आपका? अगला लक्ष्य तो मेरा थोड़ा बड़ा है और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि उस बड़े लक्ष्य में मुझे और मेरे क्षेत्रवासियों को सफलता दे। जैसा मंच पर अभी मैंने कहा था कि कूनो नदी पर, सहायक नदियों पर बड़े बड़े डैमों की श्रृंखला, जिस तरह से छोटे छोटे स्टेप डैमों की श्रृंखला सिंध नदी पर मैंने 7 जगह बनवाई है, शिवपुरी विधानसभा से लेकर के और नई सराय तक, कोलारस विधानसभा बीच में है, उसी तरह से सहायक नदी और कूनो नदियों पर बड़े बड़े डैम बने। और 3 साल में आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम सर्वे कराकर 6 डैमों का टेक्निकल स्वीकृति के बाद डीपीआर के टेंडर होने के पश्चात डीपीआर कंप्लीट बन चुकी हैं। मार्च के महीने में हमारी 6 के 6 डैमों की डीपीआर, जो एक बमौरी विधानसभा में सर्वे में आ रहा है धानवाड़ी के पास, एक हमारा कोलारस सोनपुरा में आ रहा है, एक हमारा पवा जो हमारे कोलारस का सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ आ रहा है, और चौथा हमारा कटीला छर्च पर है, 5वां, और 6वां हमारा विजयपुर श्योपुर करहाल विजयपुर में है। तो पूरी श्रृंखला स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। मुझे उम्मीद है कि 2 लाख हेक्टर सिंचित होने वाले इस प्रोजेक्ट में 6,200 करोड़ की लागत आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से हमें इन डैमों की श्रृंखला को स्वीकृति देकर 6 विधानसभाओं के किसानों को लाभ पहुंचाएंगे और 10 लाख बीघा 2 लाख हेक्टर ज़मीन सिंचित होने का रास्ता निश्चित ही साफ होगा। ऐसा मुझे हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के मुखिया पर भरोसा है। आने वाले 4-6 महीने के समय में ये बड़ी खुशखबरी इन 6 विधानसभाओं के लोगों को मिले, ऐसी मैं ईश्वर से आपके माध्यम से भी प्रार्थना करता हूं और क्षेत्रवासियों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आपका सपना है कि विधानसभा टॉप 10 में आ जाए, कहाँ तक पहुँची है, दर्शक जानना चाहते हैं? ये तो मेरे क्षेत्र के लोग महसूस करेंगे और बताएंगे। आप जहाँ भी विकास कार्य हो रहे हैं, जहाँ आपको लोग मिलते हैं, उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पर मेरा प्रयास ये है कि पंचवर्षीय योजना का अंत आते आते मैं आपके माध्यम से खुले मंच से ये जनता के सामने कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा बताया गया एक भी काम शेष नहीं रहने दूंगा। इतना मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे क्षेत्रीय विधायक बीरेंद्र सिंह रघुवंशी, जिनका सपना है कोलारस विधानसभा क्षेत्र को टॉप 10 में शामिल करवाना। टॉप 10 का मतलब आप समझ गए होंगे कि 230 विधानसभा हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें शुरुआत की 10 विधानसभाओं में वो कोलारस विधानसभा का नाम शुमार करना चाहते हैं और जिसका प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। हर महीने एक नए काम को लेकर आते हैं ताकि क्षेत्र की जनता के बीच में जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सके और एक नई विकास की गति है, नए मील का पत्थर है, वो यहाँ पर स्थापित किया जा सके। अब मैं चलता हूँ, मेरे साथी रानू के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।